कुंभ की ये पौराणिक कथा है कि यहाँ पर जब वो दानवों और देवों में समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ से एक अमृत का कलश निकला था। अमृत का कलश लेके दानवों को वो न मिले और देवों ने वो लेके भागे वहाँ से। उस बीच में 4 जगह अमृत की बूंदें छलकी थीं, जो कि प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ये माघ के महीने में जो कल्पवास किया जाता है, तो कल्प की ये एक परिभाषा है कि जो एक कल्पवास कर लेता है उसको चारों जो युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग और कलयुग, इनका पूरा महात्म्य, इनको पूरा पुण्य का लाभ मिलता है। ऐसा मेला हम लोगों ने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा था। थोड़ा हम लोगों का दुर्भाग्य था कि हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए, दूर होने का, लेकिन दूर होने के नाते भीड़ की वजह से ही। नमस्कार, इस भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ संतोष कुमार पांडे। दोस्तों, आज हम तीर्थों के राजा प्रयागराज में हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयागराज अपने आप में एक ऐसा जनपद हो गया है जो कि किसी भी परिचय का मोहताज नहीं रह गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाना जा रहा है। माघी का मेला जो है वो बिल्कुल नज़दीक है और इस मौके पर हमारे साथ में आरके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष त्रिपाठी जी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो अरेल घाट के बिल्कुल नज़दीक रहते हैं, आपका इंस्टीट्यूशन भी वहीं पर है और आपने इसका जो भी इतिहास है उसको बखूबी और सामने से देखा, इसके साक्षी रहे। तो हम इनके ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रयागराज में एक बहुत बड़ा संतों का, साधुओं का, भक्तों का मेला लगता है, इसकी क्या विशेषता है और आज के परिवेश में इस प्रयागराज को आप किस दृष्टि से देखते हैं, इन सब विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे। आशीष जी, आपका सत्यबंधु भारत में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार आपको। प्रयागराज की धरती पर आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। आशीष जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो प्रयागराज का अभी आने वाला जो माघी मेला है, ये आपके हिसाब से क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे कुछ क्या कारण है? देखिए, प्रयागराज में हर 12 साल पर कुंभ का मेला लगता है जी। कुंभ की ये पौराणिक कथा है कि यहाँ पर जब वो दानवों और देवों में समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ से एक अमृत का कलश निकला था। अमृत का कलश लेके दानवों को वो न मिले और देवों ने वो लेके भागे वहाँ से। उस बीच में 4 जगह अमृत की बूंदें छलकी थीं, जो कि प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ये 4 जगहों पे उस समय अमृत की बूंदें छलकी थीं। उसमें प्रयागराज का अलग ही महत्व है। आपके देव स्थानों के प्रयाग राजा हैं, माने जाते हैं। तो प्रयाग में हर 12 साल पे कुंभ लगता है और हर 6 साल पर अर्ध कुंभ लगता है। उसके साथ साथ ये माघ का महीना कहा जाता है। हिंदुओं के जो कैलेंडर है उसमें माघ का महीना का अलग ही एक महात्म है, जिसमें गंगा और जमुना और सरस्वती के तट पर, पवन तट पर ये मेला हर साल लगता है। यहाँ जो संत विद्वान जन हैं वो हर साल लगभग 45 दिनों तक ये मेला पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक, पूर्णिमा तक 1 महीने और उसके बाद 15 दिन बाद महाशिवरात्रि पर होता है। तो लगभग 45 दिनों तक ये मेला वहाँ चलता है। यहाँ संत और महात्मा आते हैं, सब गंगा स्नान करते हैं और उस 45 दिन तक वो एक सात्विक जीवन बिताते हैं। तो ये इसका महात्मा है। ये आपका जो 45 दिन का ये समय बताया, ये आपका मकर संक्रांति से लेकर से शिवरात्रि तक जी। तो ये मकर संक्रांति से लेकर के शिवरात्रि तक का क्या विशेष है? मकर संक्रांति एक माघ महीने का जो
मेन ये पर्व है मकर संक्रांति का। इसमें यहाँ से संतों का मेला शुरू होता है। संत और महात्मा का पहला शाही स्नान यहाँ शुरू होता है। उसके बाद अमावस्या का पर्व आता है और फिर बसंत पंचमी, उसके बाद फिर पूर्णिमा और पांचवा जो स्नान होता है वो महाशिवरात्रि का होता है। तो ये पूरा एक महीने तक जो स्नान पर्व चलता है, ये पूरा माघ का महीना यही माना जाता है। वैसे ये इसमें एक कोई कहीं पर जो है कहा जाता है कि ये सतयुग कलयुग कुछ ऐसे करके कि इनका फल मिलता है इसी महीने में, क्या? जी जी जी। ये माघ के महीने में जो कल्पवास किया जाता है, तो कल्प की ये एक परिभाषा है कि जो एक कल्पवास कर लेता है उसको चारों जो युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग और कलयुग, इनका पूरा महात्म्य, इनको पूरा पुण्य का लाभ मिलता है एक कल्पवास करने पर। अच्छा, ये माघ के महीने? जी, माघ के महीने में। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो इस स्नान का अपने आप में हमारे अपने सनातन धर्म की धार्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा जी जी। अभी कुछ ही समय पहले महाकुंभ हुआ जी। आप चूंकि यहाँ के ही रहने वाले, घाट के नजदीक रहते हैं, आपका आरके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिल्कुल पास में है और आपने भी शायद कैंप भी लगाया था, शिविर भी लगाया था महाकुंभ में। ऐसी स्थिति में आपने जब कुंभ देखा, उसमें आपने क्या क्या देखा? ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारे पूर्वजों का सौभाग्य कि हम लोग प्रयागराज की धरती पर जन्म लिए हैं और महाकुंभ में के साक्षी बने। और हमारी जन्मभूमि भी संगम के नज़दीक है जहां मैं निवास करता हूं, और हमारी कर्म भूमि भी, जो हमारा ये संस्थान है, ये भी संगम तट पर ही है। तो हम लोग दोनों जगह के साक्षी रहे। जहाँ जहाँ हमारा संस्थान है यहीं से मेला शुरू होता था और पूरा ये संगम क्षेत्र ही भरा हुआ था लोगों के तीर्थों के राजा में आए थे। जो लोग आए थे पूरे देश और दुनिया से लोग आए थे, उनकी सेवा का सौभाग्य मिला हम लोगों को। मतलब ऐसा मेला हम लोगों ने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा था। हमारा एक कैंप भी लगता है मेला क्षेत्र में, जहाँ लगभग 8-10 टेंट लगवाए थे हम लोगों ने भी। थोड़ा हम लोगों का दुर्भाग्य था कि हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए, दूर होने का, लेकिन दूर होने के नाते भीड़ की वजह से ही लेकिन वहाँ पे दूर दूर से लोग जो हमारे परिचित थे, हमारे रिश्तेदारों परिचित थे, या कोई दोस्त थे, या किसी के भी और संबंधी थे, वो फ़ोन करते थे कि भाई साहब वो मेला में कुछ रहने की व्यवस्था हो जाएगी। हाँ ठीक है, हमारा है टेंट लगा हुआ। हमारे संस्थान के कुछ कर्मचारी वहाँ परमानेंट वहाँ थे रुके हुए, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला, परोक्ष अपरोक्ष दोनों रूप से मिला। तो ये एक ऐसा मेला था, अद्भुत मेला, जो पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा जा सकता है कि सनातन धर्म की इतनी भीड़ सनातनियों की, और लोगों का, जो सरकार ने भी इसमें बहुत अच्छा काम किया, लोगों का इतना प्रचार प्रसार किया इस मेले का, लोग जान सकें सनातन धर्म होता क्या है, सनातन धर्म की इतनी पूजा क्यों होती है, सनातन धर्म को लोग क्यों मानते हैं, सनातनियों को सनातन की तरफ क्यों लोग जाएं। ये एक महात्म जो यहाँ देखने को मिला, ये बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय था। तो यहाँ हम लोगों ने देखा, मतलब किसी भी, न कोई यहाँ जात न धर्म, कुछ भी नहीं दिखाई देता था। हर धर्म के लोग यहाँ आते थे। हमने तो यहाँ हिंदू तो थे ही, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहाँ तक कि विदेशों के जो लोग थे वो सारे यहाँ आके वहाँ गंगा की रेत पे बैठे हैं, गंगा की रेत का लुत्फ ले रहे हैं। तो उन विदेशियों के अंदर भी है, वो देख के अचरज में थे कि ये भी ऐसा कुछ होता है, ऐसा भी कोई मेला होता है जहाँ लोग साधु संत बिना कपड़ों के बैठे हुए हैं, हमारे नागा साधु, उनको भी देख के अचरज कि ऐसे भी लोग हैं सनातन धर्म में, जिनको न ठंड लग रही है, न धूप लग रही है, न कांटे में बैठे हुए हैं लोग, ऐसे भी लोग थे। तो ये सारे जो सनातन धर्म का एक
जो लुक होता है बोलते हैं, जो एक तस्वीर थी सनातन धर्म की, वो पूरी यहाँ कुंभ में दिखाई दी, जीवंत रही। कुछ और चीजें जैसे कि एक मेला था जो हम सब लोग मीडिया के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से देख रहे हैं, और चूंकि आप यहीं के खुद के रहने वाले हैं, और वो दोनों अनुभव अलग अलग होते हैं। वो कुछ अनुभव, क्योंकि शहर के अंदर बहुत बड़ी संख्या में जो है महाकुंभ के भक्त आए हुए थे, वो कुछ अनुभव जो आपको लगता हो कि स्पेशल थे? देखिए, भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी। लगभग पूरे इस मेला क्षेत्र में जो एक अनुमान है कि 70 से 80 करोड़ लोग आए पूरे विश्व से। उस भीड़ को यहाँ पे, बहुत बड़ा जिला नहीं है, एक छोटा सा एरिया है जो 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, प्रयागराज है। तो उस जगह उस भीड़ को मैनेज करना वो एक अलग दृश्य था। उसके साथ साथ जो प्रयागराज के निवासी थे, यहाँ के लोकल, उन लोगों ने जिस तरह से लोगों का स्वागत किया, जिस तरह से अपने बाहें खोलकर लोगों को यहाँ पे स्वागत सत्कार किया, हम लोगों ने देखा। मतलब जिस गली में आप चले जाइए, उस गली में हर तरफ भंडारे चल रहे हैं। मतलब यहाँ कोई भूखा नहीं है। सुबह से लेकर रात तक पूरी पूरी रात भंडारे चलते थे। कोई चाय का भंडारा कर रहा है, कोई खिचड़ी का कर रहा है, कोई पूरी सब्जी कर रहा है, कोई हलवा का कर रहा है। मतलब ये एक अलग ही परंपरा दिखी यहाँ पे। लोग इसको देखकर लेके गए यहाँ से कि ऐसे भी लोग इस धरती पे हैं, कि अतिथि देवो भव, कि हमारे यहाँ कोई भी अतिथि आया है, कहीं से भी आया है, वो कोई भी भाषा बोलता है, कोई भी धर्म देखता है, कुछ भी नहीं, यहाँ बाहें फैला के लोगों ने स्वागत किया। ये एक अलग यहाँ पे रूप दिखाया यहाँ लोगों का, और जिस तरह से स्वागत किया वो एकदम अद्भुत था। ये कैसा लगता है कि एक होता है कि आप लोग दर्शन करने के लिए तमाम तीर्थों पे स्वयं भी जाते रहे होंगे, और आपने बचपन भी यहीं, हमें लगता है, गुजारा होगा, तो उसके बाद में एक साथ जगह जगह के साधु संत, अलग अलग तरीके के हठधर्मी, और सभी लोग आपके ही दरवाजे पे मौजूद हैं, तो वो एक अनुभव जो होता है वो बहुत ही अद्भुत रहता है। वो रोमांच अलग होता है कि हम लोग साउथ में भी जाते हैं, वहाँ के मंदिरों में गए, वहाँ के जो शंकराचार्य हो, चाहे वहाँ जो सन्यासी है, वहाँ के जो संत हैं, वो भी यहाँ पे आए। तो वो वहाँ पे अलग कल्चर है, वहाँ के मंदिरों का अलग कल्चर है, लेकिन वो सारे यहाँ पे आके यहीं के कल्चर में रम बस गए। महाकुंभ के दृष्टि से अगर देखें तो सनातन के लिए तो कहीं ना कहीं, जैसा सनातन कहते हैं कि शाश्वत है, अनंत है, तो वो काम तो बहुत ही बखूबी सरकार के द्वारा और साथ में यहाँ का जो स्थानीय, अब जैसा कि आपने बताया, भाव, वो तो बहुत अच्छा रहा। इसके साथ साथ में चूंकि आपने एक उम्र गुजारी है, आप भी आज एक बड़ा ग्रुप चला रहे हैं आरके। इस अगर हम कुछ पीछे जाएं और देखें कि प्रयागराज के विकास में इसकी कितनी भूमिका रही है, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा पर्व होता है, हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ा पर्व होता है। हम लोग इसका पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि माघ मेला शुरू हो, उसके बाद कुंभ आता है, उसके बाद महाकुंभ आता है। तो इसका तो इंतज़ार हम लोगों को रहता है, पूरे साल रहता है कि कब आए कुंभ आए। यहाँ पे कुंभ जब, अब जो सरकारें धीरे धीरे इस पर सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो काम कर रही हैं, उसके साथ साथ जब यहाँ कुंभ लगता है तो ये जितनी भी यहाँ के सड़कें हैं, जितने भी यहाँ पे गलियाँ हैं, वो सारे लोग, क्योंकि बाहर से लोग बहुत आते हैं, तो हमें ये भी दिखाना है कि हमारा एक शहर विकसित शहर है, सुंदर शहर है। उसको दिखाने के लिए सरकार भी बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाती है। वहाँ पे इतना बजट देती है जिससे हमारी सड़कें खूबसूरत हो जाती हैं, चौड़ीकरण भी हुआ। धीरे धीरे पहले के समय में हम लोगों ने देखा था कि
सड़कें बहुत सकरी थी, प्रयागराज की गलियां बहुत सकरी थी, बहुत ही खराब सड़कें हुआ करती थी। लेकिन जब से इसका महाकुंभ का प्रचार प्रसार अच्छे से होने लगा, सोशल मीडिया पर भी और न्यूज़ चैनलों में भी जब प्रचार प्रसार होने लगा, तो सरकार भी इस पर फोकस करने लगी है कि अब यहाँ प्रयागराज को हमें महत्व देना है, और दिया भी बहुत। आज जो प्रयागराज में विकास हो रहा है उसमें बहुत बड़ा योगदान महाकुंभ का है, अर्थ और महाकुंभ का है। उसके साथ साथ हर साल माघ में, जब माघ का महीना होता है तो यहाँ तो हर साल मेला लगता है, उसमें भी जो छोटी मोटी चीज़ें कुछ रह जाती हैं वो भी पूरी कर दी जाती हैं। और इतना बड़ा मेला होता है कि एक शहर पूरा बसता है। वो कुंभ का एरिया जो होता है वो एक नया शहर बसता है, जहाँ की एक दिन की, कभी कभी अमावस्या के दिन तो ऐसा होता है कि वहाँ 2 करोड़ 3 करोड़ माघ के महीनों में वहाँ की पॉपुलेशन हो जाती है, जो कि विश्व के किसी एक देश, एक जिले के बराबर होती है, किसी स्टेट के बराबर होती है वो पॉपुलेशन। तो उसको मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इस दिशा में कुंभ और महाकुंभ आता है जब यहाँ पे, तो बहुत ही विकास होता है शहर का, हर तरीके से विकास होता है। यहाँ पे जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके जो काम धंधे हैं वो भी बढ़ते हैं, यहाँ टूरिज्म बढ़ता है। ये इस लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ये महाकुंभ। और नहाने जाते हैं आप लोग? जी नहीं, रोजाना तो नहीं जाता हूँ, लेकिन हाँ पर्व के समय में जरूर जाता हूँ। हर पर्व पे स्नान जरूर करता हूँ संगम पर। जी। अभी आपने देखा कि हमारे बीच में आशीष त्रिपाठी जी, आरके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने जो पिछला कुंभ अभी हुआ है, जो जिंदगी में कोई भूल नहीं पाएगा ऐसा महाकुंभ, उसकी कुछ जीवंत घटनाएं आपने हम लोगों के सामने प्रस्तुत की, जहां पे हमें ये मिला कि पूरा सनातन क्या है, सनातन की खूबी क्या है, सनातन की जो विचारधारा है वो क्या है, सब कुछ एक ही जगह पे देखने को मिलता है, जिसका नाम है महाकुंभ। इसके साथ साथ में जो प्रत्येक वर्ष माघ के समय, ये माघ महीने में मेला लगता है, उसमें भी एक अथाह भक्तों की भीड़ यहाँ आती है। उसका जो महत्व है आपने बताया कि अगर आप मकर संक्रांति से लेकर के शिवरात्रि तक यहाँ पर कल्पवास करते हैं, रहते हैं, स्नान करते हैं, तो अपने आप में ये चारों युगों के जो पुण्य होते हैं वो मिल जाते हैं। इतना महत्वपूर्ण है ये। प्रयागराज के विकास की दृष्टि से भी देखें तो ये आसपास के जिलों को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा होगा विकास के मामले में, इसमें भी कहीं दो राय नहीं। तो आशीष त्रिपाठी जी हमारे बीच में आज यहाँ मौजूद हैं और इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।